हाँ, लेजिस्लेचर जो है पिछले टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लेजिस्लेचर के बारे में पूरे अच्छे से पढ़े थे। लेजिस्लेचर में जो कुछ बातें जो रह गई थी उसमें बताने के लिए, वो आज थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं। उसमें हम बताए थे कि कानून बनाने के लिए तो सारे लोगों का ज़रूरत है, क्योंकि सभी लोगों को हम क्यों चुनते हैं कानून बनाने के लिए। देखो, कानून जो बनाते हैं वो केंद्र के स्तर पर भी बनेगा और राज्य के स्तर पर भी बनेगा। तो कुछ लोगों को चुनना पड़ेगा जो केंद्र के स्तर पर जाके काम करेंगे। उनका काम है केंद्र को, मतलब पूरा देश कैसे चलेगा उसके लिए कानून बनाना। कुछ ऐसे लोगों का समूह का भी जरूरत पड़ेगा जो राज्य कैसे चलाए, तो उसके लिए भी अलग से कानून बनाने वाले लोग चाहिए। तो उसी क्रम में हम लोग एमपी और एमएलए को पढ़ते हैं, क्योंकि एमपी और एमएलए को ही हम लोग चुन के भेजते हैं। और इनको हम लोग क्यों भेजते हैं? ताकि ये लोग मिल करके जाके वहाँ पे कानून बना सके। वो अलग बात है कि भारत में यही एमपी और एमएलए आपस में मिल करके सरकार बनाते हैं। सरकार बनाने, चूँकि भारत में जो कार्यपालिका है वो विधायिका के अंदर से ही चुन कर आते हैं। अमेरिका के जैसा नहीं। अमेरिका में क्या है कि विधायिका का जो चुनाव होता है वो अलग होता है, कार्यपालिका का चुनाव जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अलग होता है, और न्यायपालिका का चुनाव अलग तरीके से होता है। मतलब तीनों का काम वहाँ पर सेपरेट है। जबकि भारत में क्या है, न्यायपालिका अपने अलग तरीके से आती है। ठीक है, न्यायपालिका चुनाव के माध्यम से तो नहीं आती है। न्यायपालिका को यहाँ पे एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं जज बनने के लिए। जबकि कार्यपालिका जो है वो किससे आता है, हमारा विधायिका के ही अंतर्गत से आता है। कुछ विधायक में से ही, मतलब कुछ जैसे सांसद में से कुछ लोग बन जाते हैं मंत्री, उसी प्रकार से कुछ विधायक में भी मंत्री बनते हैं। इसी में से कोई एक व्यक्ति सीएम बनेगा और इसी में से एक व्यक्ति क्या बनेगा, देश के स्तर पर पीएम बनेगा। तो देखो, केंद्र के स्तर पर जो लोग होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो कानून बनाने वाले लोग जो हम चुनते हैं उसको कहते हैं एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो भारत में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके 2 सदन है। चूंकि यहाँ पर बाई कैमरा सिस्टम चलता है तो यहाँ पर द्विसदनी व्यवस्था चलता है। चूंकि 2 सदन मिलकर ही जो है आपस में तय करते हैं कि कानून की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए। तो वहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों होनी चाहिए। राज्यसभा का काम क्या है, चूंकि 2 सदन इसलिए चाहिए कि कुछ लोगों का समूह ऐसा होना चाहिए जो राज्य की तरफ से प्रतिनिधित्व करे। क्योंकि जब केंद्र का कानून बन रहा होगा तो ये भी ध्यान रखा जाएगा कि कानून इस तरह से बनाया जाए ताकि किसी भी राज्य को अनदेखी ना करे। तो राज्य की तरफ से भी बोलने वाले लोग होने चाहिए, क्योंकि जो कानून लागू होगा वो सभी राज्यों पे होगा ना। तो ऐसे में अगर उस कानून से किसी राज्य को अगर कुछ खास प्रॉब्लम होता है तो वो राज्य कह सकता है अपनी बात को कि हाँ, ये कानून में ये दिक्कत है। जैसे कोई ऐसा कानून बना देगा जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट को दिक्कत हो जाएगा, तो पूर्वोत्तर भारत के जो मंत्री होंगे वो कहेंगे, मतलब जो वहाँ के जो एमपी होंगे वो कहेंगे कि नहीं, ये चीज़ यहाँ पे गड़बड़ है। तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में जो भी पूर्वोत्तर क्षेत्र से लोग आएंगे तो वो कहेंगे अपनी बात को। तो इनका काम है राज्यों की तरफ से प्रतिनिधित्व करना, क्योंकि राज्य का अनदेखा ना हो सके और केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा जो बैलेंस होता है वो बना रहे, इसके लिए इनको भेजा जाता है राज्यसभा में लोग। ठीक है, और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो तो हम लोग चुन के भेजते हैं कि चलो ठीक है भाई, जाओ तुम लोग जा करके वहाँ पे कानून बनाओ। तो एमपी समझ में आया? तो एमपी के यहाँ पे 2 सदन है। देखो, दोनों ही क्या कहलाएंगे, सांसद ही कहलाएंगे, चाहे वो राज्यसभा के सदस्य के लोग हो या फिर लोकसभा के सदस्य हो। ठीक है, उसके बाद इसमें एक चीज़ और आएगा। एक चीज़ हम तुम लोग को बताए थे कि जब भी कोई जो विधेयक होता है, जो जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल। बिल से अगर एक्ट बनाना हो, अच्छा यहाँ पे इतना लिखने के बजाय यहाँ पे लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा चलेगा। ठीक है, मान लो इसमें जो बिल से जो एक्ट बनेगा, जैसे जब तक ये लोग मिलकर के आपस में समझौता करें, मतलब डिस्कशन हो रहा है कि हाँ एक ऐसा कानून चाहिए, तो कानून बनाने के क्रम में जो पेपर होता है जिसपे वो लिखी जाती है, सारा चीज़ जो ड्राफ्टिंग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? बिल कहते हैं। और उस पेपर पे जब राष्ट्रपति जो है साइन कर देते हैं तो क्या बन जाता है? वो एक्ट बन जाता है। ये ध्यान रखना, बिल मतलब क्या होता है? विधेयक होता है, और एक्ट मतलब क्या होता है? कानून। तो यहाँ तक समझ में आ गया? तो यहाँ पर किसकी स्वीकृति मतलब चाहिए? प्रेसिडेंट के, यानी राष्ट्रपति जब सिग्नेचर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? वो जो कानून होगा पूरा का पूरा देश के स्तर पे लागू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों मिल करके सहमति रखते हैं। मतलब कई ऐसे कानून है जिसमें कि राज्यसभा की सहमति जरूरत नहीं है, जैसे धन विधेयक जैसे कुछ कानून है, वो हम लोग डिटेल में जब हम लोग राज्यसभा और लोकसभा पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे कि कौन से सारे बिल का प्रोसेस जो कि अलग अलग होता है। ठीक है, और इसी तरह से जब कोई विधेयक, अब यहाँ पर जब एमएलए की बात करते हैं तो आमतौर पे वैसे तो पूरा भारत में पूरा राज्य के स्तर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे राज्यों के स्तर पर एक सदनी चलता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा?
यहाँ पर आमतौर पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, विधानसभा होता है, ठीक है, एक ही सदन से काम चल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद जो वीपी जो है ये हमारे लिए अनिवार्य नहीं है, ये ऑप्शनल है। किसी राज्य में हो भी सकता है और किसी राज्य में नहीं भी हो सकता है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा वैकल्पिक है। ये क्या हमारा वैकल्पिक है। और ये क्या है, ये तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि विधानसभा के सदस्य को ही चुन के जो भेजते हैं वही लोग मिलकर के वहाँ कानून बनाते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, विधायक कहते हैं, या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो एमपी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको क्या बोलते हैं, सांसद कहते हैं। और एमएलए का मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विधायक। तो ये दोनों मिलकर के क्या काम करेंगे, इन दोनों का काम क्या है, कानून बनाना, ठीक है। और चूंकि भारत का सिस्टम ऐसा है कि इसी विधायक में से, लेजिस्लेचर से ही कुछ लोग मिलकर के क्या, जैसे मान लो ये पूरा लेजिस्लेचर है, इतने लोगों को हम लोगों ने चुन के भेजा, और उसमें से जो कुछ लोग हैं, ध्यान देना, ये इस तरह से गोला इस तरह से आ जाएगा, देखो देखो बताते हैं, इस तरह से गोला होगा। मतलब ये जो गोला है इसको अगर हम लेजिस्लेटिव का मान लें तो ये क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव का। समझो बात को, तुमको लग रहा होगा कुछ चीज़ें बाहर भी जो जा रहा है। देखो मैक्सिमम लोग जो मंत्री बनते हैं, मैक्सिमम लोग जो सरकार के अंदर के होते हैं वो इसी के अंदर से होंगे। जो कार्यपालिका की जो बात हम कह रहे हैं वो मैक्सिमम इसी के अंदर आ जाएगा। लेकिन कुछ एक लोग जो है जो बाहर से भी मनोनीत किया, उसको अपॉइंट किया जाता है ना, मनोनयन किया जाता है, जो उनके अपने क्षेत्र के हिसाब से, जैसे कला के हिसाब से वो बहुत बेहतरीन होंगे, या फिर अपने किसी और काम में बहुत अच्छे होंगे। जैसे सचिन तेंदुलकर वगैरह को जो चुना गया था, राज्यसभा के सदस्य बने थे ना। तो अच्छा वो, हाँ नहीं, मंत्री की जो बात है, कुछ मंत्री ऐसे होते हैं जिनको कि बाहर से भी वैसे रखते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। अच्छा वैसे तो लेजिस्लेचर में भी कुछ लोगों को बाहर से रखा जाता है, तो एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, कुछ लोगों को कभी कभी बाहर से भी रखा जाता है, उसमें ध्यान देना। वैसे आमतौर पर अगर समझने में अगर दिक्कत हो रहा है, एक काम को इसको मिटाओ, इससे बेटर होगा तुम यही अभी फिलहाल को, जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे ना उस समय थोड़ा सा और डिटेल में अच्छे तीनों कंपेयर करेंगे, तब बताएंगे किस गोले में क्या है, गोले के अंदर गोला क्या है, ठीक है। इसको बाद में पढ़ते हैं। फिलहाल के लिए ये समझो कि इस गोले के अंदर ये गोला है, ठीक। अब जो हम आज का टॉपिक जो हमारा क्या है, कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका का जो है, देना मार्कर किधर है, वहां से मार्कर देना। कार्यपालिका किसको कहते हैं, कुछ व्यक्तियों का समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्यपालिका कहते हैं। और वो व्यक्ति कहाँ से चुनकर आएगा, क्योंकि भारत के सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो कहाँ से चुनकर आएगा, लेजिस्लेचर से ही चुनकर आएगा। जबकि विश्व के तमाम देशों में ऐसी बातें नहीं, अमेरिका में बिल्कुल ये सेपरेट है, मतलब कार्यपालिका बिल्कुल अलग से चुनकर आता है, न्यायपालिका बिल्कुल अलग से चुनकर आता है, मतलब चुन के ना, उनका तो खैर एग्जाम होता है, और फिर विधायिका अलग तरीके से। तो देखो अगर हम बात करें तो कार्यपालिका में भी दो तरह का कार्यपालिका होता है। एग्जीक्यूटिव जो होता है, दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक एग्जीक्यूटिव कैसा होता है, जो अस्थायी होते हैं, अस्थायी कार्यपालिका, या फिर जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, राजनीतिक कार्यपालिका बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव, या फिर राजनीतिक कार्यपालिका क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। अच्छा, इनको अस्थायी कार्यपालिका क्यों कहते हैं, क्योंकि ये टेम्पोररी होते हैं। टेम्पोररी का मतलब क्या होता है, उनका मतलब जो है कभी भी जो है पद से उनको हटाया जा सकता है। मतलब उनका एक मतलब ऐसे समझो, उनका एक कार्यकाल फिक्स होता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो इनका कार्यकाल क्या होगा, निश्चित होगा, निश्चित कार्यकाल। जबकि अस्थायी कार्यपालिका की अगर हम बात करें, जो यहाँ पे ये परमानेंट होगा, ठीक है, ये टेम्पोररी नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, परमानेंट, ये होगा टेम्पोररी, परमानेंट। तो परमानेंट वाले में क्या होते हैं, इनका जो कार्यकाल है वो क्या होता है, निश्चित होता है, फिक्स होता है, 5 साल के लिए, या फिर जो भी टाइमिंग दिया जाएगा उनको। जबकि इनका क्या होता है, अनिश्चित होता है, यानी कि इनका कोई कार्यकाल होगा नहीं, इनका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। अच्छा, दूसरा बात, इनका ये जो चुनकर आते हैं, ये जो कार्यपालिका जो ये इलेक्शन के माध्यम से चुनकर आते हैं, ये इलेक्शन के माध्यम से चुन के आते हैं, जबकि इनका कोई इलेक्शन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो अस्थायी कार्यपालिका की अगर हम बात करें, तो जैसे कोई IAS, IPS, ये इस तरह के जितने भी प्रशासनिक सेवा के जो लोग आते हैं, वो जो एग्ज़ाम कंडक्ट करके आते हैं, एग्ज़ाम पास करके आते हैं, ये लोग बहुत ही मतलब अपने प्रशासन के क्षेत्र में बहुत ही क्या होते हैं, बहुत ही होनहार होते हैं, बहुत ही शानदार होते हैं। और इसी वजह से
ये परमानेंट जो एग्जीक्यूटिव होता है ये इनको हेल्प भी करते हैं, ठीक है। तो अस्थायी कार्यपालिका में कौन आएंगे? जो मंत्री लोग जो चुन कर आते हैं, जो तमाम तरह के भाषणबाजी करके आते हैं कि मित्रों इस बार वोट दो, अगले बार आपको काला धन वापस मिलेगा, 15-15 लाख सबको मिलेंगे, टेंशन ना लो। ये जो तमाम तरह के जो वादे करके आते हैं, वो अलग बात है कि बाद में फिर वो वादे टूट जाते हैं, क्योंकि वो नेता हैं, वो वादे तो आपसे बार करेंगे। और ध्यान देना, यही इसी कुछ वादों में से कुछ वादा वो पूरा भी करते हैं, क्योंकि भारत में सिस्टम तो इसी तरह से चल रहा है, लोकतंत्र के माध्यम से चल रहा है। मंत्रीगण देखो, जितने भी जो लोग नेता होते हैं वो तो हम ही लोगों के बीच के कोई व्यक्ति होता है ना। और भारत की सिस्टम ऐसा है कि वो जब तक कि ग्राउंड लेवल से लोग नहीं आएंगे तो आखिर पता कैसे चला कि ग्रामीण भारत चाहती क्या है। इसलिए क्या होता है ना कि यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराने की बात नहीं सोचा जाता है। यहाँ पे होता है कि ठीक है, नेता कोई व्यक्ति बन सकता है, उनके लिए एजुकेशन भी मायने नहीं रखता है। आमतौर पर ये पढ़े लिखे उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर बात करें अस्थायी कार्यपालिका की बात करें तो ये अस्थायी कार्यपालिका इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जबकि ये अपने प्रशासन के मामले में बहुत ही दक्ष होते हैं। तो भारत में आखिर किसी भी सिस्टम में एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें तो ये दोनों क्यों चाहिए? आखिर भारत में जो राजनीतिक प्रणाली है, आखिर जब ये कार्यपालिका तुम बना ही दिए थे, तुम इसका काम क्या था? लेजिस्लेचर जो भी कानून बनाएगा और उसी में से जो है ये फॉलो करेगा। लेकिन इसको पता है कि हम उतने दक्ष नहीं है प्रशासन के मामले में, सरकार चलाने के मामले में ये उतने दक्ष नहीं है, क्योंकि उनको अच्छे से ट्रेनिंग नहीं मिला है, जबकि ये बहुत वेल ट्रेंड है। तो इनका काम क्या है? जो इनका काम है इसको हेल्प करना। इनका काम क्या है? इनका काम है इनको हेल्प करना, बस यही मेन इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। ये इनको मदद करते रहें, क्योंकि कई सारे मामलों में ये नहीं काम कर पाएंगे। इनका काम नहीं है कि दंगे वंगे शांत नहीं करा पाएंगे, इनमें वो क्षमता नहीं है, जबकि ये वो शांत करा देंगे। ये दंगे करवा भले सकते हैं, शांत नहीं करा पाएंगे। क्योंकि तुम देखते हो ना, आए दिन नेता लोगों के जो बिगड़े हुए बोल जो होते हैं, जो अभी हाल फिलहाल ही कोई किसी मंत्री वगैरह का नाम नहीं ध्यान में आ रहा, वो खुद ही कह रहे थे कि मतलब भारत में जो लोग जो मुस्लिम लोग हैं उनको जो है देश से अभी तक बाहर क्यों नहीं किया गया है। तो अल्पसंख्यकों पर ये जो हमला होता है, तो ये आमतौर पर ये जो भाषा है, ये भाषा कैसा है? संविधान के खिलाफ है। और ये मंत्री खुलेआम बोलते आ रहे हैं, वो आते हैं और उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी नहीं लेती है पार्टी। तो ये चिंता की विषय थोड़ा सा बन जाता है। तो समझ में आ रहा है ना, ये दंगा करवा जरूर सकते हैं, लेकिन ये दंगा को शांत करना जानते हैं, ठीक है। तो ये वही बात है कि ग्राउंड लेवल पे असल में काम कौन करता है? ये। और ये क्या होते हैं? ये बस कुर्सी पे बैठ करके आराम से उसको मतलब इंस्ट्रक्शन देना, और उनके इंस्ट्रक्शन पे काम कौन करेगा? ये। असल में देश कौन चलाता है? ये चलाते हैं कि ये चलाते हैं? रियलिटी ये है कि असल में ये देश चलाते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, अगर इनकी नीयत या मनसा बहुत बेहतरीन हो, अच्छे लोग, अच्छे नेता भी तो हैं, तो फिर आपको देश बहुत ही बैलेंस नज़र में आएगा। क्योंकि देश ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि अगर इसको हटा दें तो सिर्फ यही अकेले नहीं चला पाएंगे। ध्यान रखना, मेरी बात को समझना, क्योंकि आम लोगों की भाषा को आम लोग ही समझा सकता है। जैसे ये हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर लालू यादव का एग्जाम्पल लें, तो लालू यादव अच्छा है बुरा है वो तो उसको साइड कर लीजिए, लेकिन लालू यादव का ये कौशल जरूर था कि वो जो बोलने का उनका जो शैली था वो आम लोगों को बहुत जल्दी समझ में आता था, एक बार में समझ में आता था वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। और उनको कहा जाता है एक समय कि गरीबों का मसीहा थे, मतलब पिछलों का जो बहुत ध्यान रखते थे। ये सब चीज़ें बातें हैं। तो लोकतंत्र में ये बैलेंस होता है, क्योंकि वो जनता है। और नेता बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, नेता कोई भी व्यक्ति बन सकता है, बशर्ते उसके अंदर क्या होना चाहिए? लीडरशिप की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ के नेता में लीडरशिप की क्वालिटी तो खैर कूट कूट के भरा हुआ है, मत तो बोलो। राजनीति तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चलते हैं, लेकिन ध्यान रखना ग्राउंड लेवल पे जो जितने भी सारे जो कानून बनाते हैं लेजिस्लेचर बेचारे, इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? ये चलाते हैं, ठीक है। स्थायी कार्यपालिका, देखो देश के लिए दोनों जरूरी है, बशर्ते इनकी भी मंशा अच्छी होनी चाहिए, इनकी भी मंशा अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग करप्ट लोग यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। इतने सारे जो IAS IPS जो करप्शन में जो घोटाले जो पकड़ाते जा रहे हैं, उनमें इनका देखो ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं होता कि पढ़ा लिखा ही व्यक्ति जो है उनका नियत अच्छा होता है, ठीक है। इसकी कोई गारंटी नहीं है। अनपढ़ व्यक्ति भी बेहतरीन हो सकता है और पढ़ा लिखा व्यक्ति भी खराब हो सकता है। बात किस चीज़ पे डिपेंड करता है? इंटेंशन पे। नियत सबसे ज़्यादा जरूरी कि अच्छा होना चाहिए। अच्छा, नियत अच्छा होने के साथ साथ अगर तुम्हारे में क्वालिटी भी अच्छा हो, एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो, फिर तो अलग ही बात है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी आमतौर पे क्या है? परमानेंट जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके पास ज़्यादा अच्छी होती है। चलो ठीक है, अब जरा सा देखें कि दुनिया में तमाम जगह पे
भाई दुनिया में तमाम जगह पे ये परमानेंटली और टेम्प्रोरी सब जगह चल रहा है, क्योंकि शासन तो इसी तरह से चलता है। तो दुनिया में तमाम तरह से कितने प्रकार का टेम्प्रोरी एग्जीक्यूटिव होता है, और अस्थायी कार्यपालिका कितने तरह का होता है, या फिर जिसको राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। एक होता है अध्यक्षीय कार्यपालिका, दूसरा होता है सांसदीय कार्यपालिका, तीसरा होता है दोहरी कार्यपालिका, और चौथा क्या होता है, यानी कि दुनिया के तमाम देशों में इस तरीके से जो है देश को चलाया जा रहा है। ठीक है। अब जैसे अध्यक्षीय कार्यपालिका, जिसको कि क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव कहते हैं, ये कहाँ पे लागू है, यूएसए, अमेरिका का अगर सिस्टम को अगर हम समझने की अगर कोशिश करेंगे तो अमेरिका में किस तरीके से चल रहा है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में चल रहा है, क्योंकि वहां पे जो कार्यपालिका का जो प्रमुख चुना जाता है वो कैसे चुना जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से चुना जाता है, और वहां पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, सीधा राष्ट्रपति का चुनाव। क्योंकि हम बताए थे कि अमेरिका में सिस्टम कैसे चलता है कि वहाँ पे लेजिस्लेचर का मामला अलग है, वो अलग से चुनकर आएंगे, मतलब वहाँ के सांसद लोग अलग से चुन कर आएंगे, और जो वहाँ के जो अध्यक्ष जो होते हैं वो अलग से चुनकर आएंगे। ठीक है। तो इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से चुना जाएगा, और वहाँ का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। तो प्रेसिडेंशियल जो एग्जीक्यूटिव होता है उसमें कौन सबसे मेन होता है, यानी कि अध्यक्षीय कार्यपालिका की अगर बात करें तो वहां पे शासन का बागडोर किसके हाथ में होता है, राष्ट्रपति चलाता है। जबकि अगर संसदीय कार्यपालिका की बात करें तो जैसे कि उसमें इंडिया और यूके, भारत और ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पर इसी सिस्टम से चलता है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। तो यहाँ पर कैसे चलता है कि जो विधायिका होता है, लेजिस्लेचर की जो बात करें, जो हम लोग एमपी जो चुन कर भेजते हैं, केंद्र के स्तर की अगर हम बात करें या फिर राज्य के स्तर की बात करें तो वहाँ पर एमएलए चुना जाएगा। तो जो विधायिका में से जो भी पार्टी का जो बहुमत हासिल करेगा, बहुमत किसको कहते हैं, 50% से एक ज़्यादा। जैसे अभी जो 545 सीट है तो उसमें कितना चाहिए, 273 सीट चाहिए। तो जिस भी पार्टी को 273 सीट आएगा, बहुमत मतलब क्या होता है, आधे से ज़्यादा सीट होगा, उसी का सरकार बनेगा। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कैसे बनता है, इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा जिसको आ जाए, मतलब इसमें जो सरकार बनती है वो कैसे बनती है, सबसे ज़्यादा वोट जिसको आएगा, नंबर 1 पे जो रहेगा वही बनेगा। मतलब सबसे पहले खंभा छूने की प्रवृत्ति, फर्स्ट पोस्ट एंड द लास्ट पोल, ऐसे कुछ करके बोलते हैं उसको। तो सबसे पहले जो टॉप पे रहेगा वही क्या बनेगा, यहाँ पे प्रमुख बनेगा। और जबकि इसमें कैसे होता है, इसमें क्या होता है, जो भी जैसे सभी लोग मिलकर के आपस में इलेक्शन होगा, और वहां से जिस भी पार्टी को, ध्यान देना, जिस भी पार्टी को बहुमत हासिल होगा उसी के कुछ सदस्य मिलकर क्या चलाएंगे, सरकार चलाएंगे। ध्यान देना, क्योंकि जो बहुमत के हिसाब से जो पार्टी बनाएगा वो जो मेंबर होगा वो क्या कहलाएगा, वो तो सांसद कहलाएंगे ना। जो लोग भी जीत कर आएंगे वो क्या कहलाएंगे, सांसद। उस सांसद में से ही कुछ लोग क्या बन जाएंगे, मंत्री, और वही मंत्री क्या चलाएंगे, सरकार चलाएंगे। सारे लोग तो मंत्री नहीं होते। तो देखो, तो बहुमत हासिल करने के बाद जो कुछ लोग होते हैं वही क्या चलाएंगे, सरकार चलाएंगे, और उसी को क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल। यानी ये जो बहुमत से ही जो कुछ सदस्य जो निकल कर आते हैं उसको क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल, और इसी को क्या बोलते हैं, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, यानी इसको क्या बोलते हैं, MOC। तो यहाँ पर सरकार कैसे कौन चलाता है, यहाँ पर चलाता है मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के माध्यम से चलता है। और यहाँ के प्रमुख कौन होते हैं, यहाँ के प्रमुख होते हैं PM, और यहाँ के क्या होंगे, राष्ट्रपति। समझ लो, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिला होगा। ध्यान देना, हम पार्टी की बात करें, यहाँ पे इंडिविजुअल आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर पार्टी का सिस्टम चलता है। जिस भी पार्टी को, जैसे मान लो कांग्रेस है, बीजेपी है, कई सारे पार्टीज है, उस पार्टी में सबसे ज्यादा जिसको भी सीट होगा उसी का सरकार बनेगा। और वो भी क्या, ऐसे नहीं बना कि सबसे ज्यादा वाला बात नहीं है, मतलब कम से कम 50% से ज्यादा होना चाहिए, ऐसे नहीं। मान लो 545 का चुनाव चल रहा था, अब 545 में तुमको कितना लाना पड़ेगा, 273। जो भी पार्टी लाएगा सरकार उसी की बनेगी। जब कोई पार्टी 273 नहीं ला पाता है तो क्या होता है, ऐसे में दूसरे पार्टी से जोड़ना पड़ता है। मान लो कि बीजेपी इलेक्शन चुनाव लड़ा और उसको 273 लाना था, लेकिन 273 ना ला करके ये 240 ही ला पाया, तो क्लियर रूप से इसका भी सरकार नहीं बनेगा। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, इस बीजेपी की पार्टी को किसी दूसरे पार्टी से गठबंधन करना पड़ेगा। और गठबंधन करने के लिए कितना चाहिए, कम से कम सीट, इसको कम से कम इसको 33 सीट चाहिए। जिस भी पार्टी से जुड़ने के बाद जब इसका 33 सीट पूरा हो जाएगा, यानी कि जब 273 सीट 273 सीट जब हमारा पूरा हो जाएगा तो वो क्या करेगी, सरकार बनाने का दावा ठोकेगी। और वो लोग जो आएंगे उसी में से, ध्यान रखना, इसी के कुछ लोग जो है वो सांसद भी कहलाएंगे और एग्जीक्यूटिव भी बन जाएंगे। ध्यान देना कि मंत्री जो बनेगा वो इसी के पार्टी का आमतौर पे होता है, जबकि सांसद तो सभी लोग होंगे ना, जो कि 545। देखो, देश में पूरा चुनाव के कितना होना है,
545 तो सांसद चुना के आएगा ही आएगा, हो सकता है दूसरे पार्टी का हो, तो दूसरे पार्टी से भी जो लोग चुन कर आते हैं वो भी तो सांसद ही कहलाएंगे ना। बस ये अंतर है, सांसद सभी लोग कहलाएंगे, लेकिन सरकार किसका बनेगा? जिसके पास बहुमत है, जो सबसे ज्यादा मतलब कि जो 273 के आंकड़ा को पूरा कर चुका हो। बात समझे? हम तो दो बात बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? सबसे पहले सरकार कौन बनाएगा? जो 50% से ज्यादा वोट लाएगा, जो भी पार्टी का लाएगा। और दूसरा चीज क्या? सांसद सभी लोग बन सकते हैं, जो जो लोग जीत कर आएंगे सभी लोग सांसद कहलाएंगे, लेकिन सरकार की किसका बनेगा? हाँ ठीक है, तो ये हमारा क्या था? संसदीय कार्यपालिका का सिस्टम था। तीसरा देखते हैं दोहरी कार्यपालिका, जिसको क्या बोलते हैं? डुअल एग्जीक्यूटिव। नाम से ही पता चला कि दो व्यक्ति मिलकर चलाता होगा यहाँ पे, तो दो व्यक्ति मिलकर के जो चलाएगा। जैसे फ्रांस की सिस्टम की अगर हम बात करें तो वहां पर जो शक्तियों का जो बंटवारा, पावर का जो डिवाइडेंट है वो कैसे है? प्रेसिडेंट भी वहां पे चलाते हैं और वहां पे पीएम भी चलाते हैं, और दोनों का अलग अलग चुनाव होता है। प्रेसिडेंट का चुनाव किसके माध्यम से होगा, किस तरीके से होगा? प्रेसिडेंशियल फॉर्मेट में होगा। और पीएम का जो चुनाव होगा वो कैसे होता है? पार्लियामेंट्री। यानी कि वहां पे दोनों को ताकत क्या है? बराबर है। जबकि यहाँ पर तो पीएम है ही नहीं, वहां तो राष्ट्रपति ही सर्वोसर्वा होता है। और जबकि अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकत किसको होता है? प्रधानमंत्री को होता है। राष्ट्रपति को ताकत उतना है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो दोहरी कार्यपालिका अगर हम बात करें तो फ्रांस का राष्ट्रपति भी उतना ही ताकतवर है जितना कि प्रधानमंत्री है। जबकि भारत की अगर तुलना करें तो भारत का प्रधानमंत्री तो ताकतवर है, लेकिन राष्ट्रपति उतना ताकतवर नहीं है, चाहे वो भारत की बात हो चाहे यूके की बात हो। और जबकि यहाँ तो सर्वसर्वा कौन है? राष्ट्रपति है। उसके बाद देखो बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका को क्या बोलते हैं? प्लूरल एग्जीक्यूटिव। नाम से ही पता चल रहा है कि कई सारे लोग मिल करके चलाते होंगे। मतलब इसके कार्यपालिका में केवल एक व्यक्ति नहीं हो, जैसे इसमें जो पीएम और राष्ट्रपति जो है दोनों मिल के चलाते थे, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें देखा जाए तो मतलब कुल कितने लोग होते हैं? जैसे स्विट्जरलैंड की अगर हम बात करें वहां पर 7 लोग मिल करके चलाते हैं। एक 1+6 यहाँ पर जो लिखे हैं, इसका मतलब क्या है? ये एक जो होगा वो क्या होगा? सर्वोच्च अधिकारी होगा, सर्वोसर्वा। एक जो हेड होगा 7 में से, अब बाकी 6 मेंबर अलग अलग होंगे। तो इसके पास उतना पावर नहीं होता है जितना कि इसके पास पावर होता है। ये सिर्फ नाम मात्र का क्या है? बन गया हेड। अब बाकी इसके नीचे यानी कि एक आदमी यहाँ पे बन गया, इसके नीचे जो 6 आदमी है असल में कौन चलाएगा? यही चलाता है। 1 2 3 4 5 6, इसके पास उतना पावर नहीं होता है। सबके पास ज्यादा पावर होता है। तो इस सिस्टम से स्विट्जरलैंड में सरकार चलती है। और ध्यान देना, ये जो अध्यक्ष का जो बात हम कह रहे हैं, ये हर एक साल पे रोटेशन होते रहता है कि चलो 1 साल के लिए तुमको बना दिए तो चलो भाई तुम मेंबर बन जाओ, तुम यहाँ पे, ये इसको यहाँ भेज देगा, ये इसको यहाँ भेज देगा। इसी तरह से ये चेंज होते रहता है। 1 साल पे सबको मौका मिलता है वहां पे सरकार चलाने का। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड की अगर हम बात करें, चूंकि वहां का पॉपुलेशन काफी कम है तो इसलिए वहां पे कैसे चलता है? प्लूरल एग्जीक्यूटिव के माध्यम से चलता है, बहुल कार्यपालिका। और उसमें जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, इसके पास पावर होता है क्या? उतना नहीं होता। तो ठीक है, हमारा ये कार्यपालिका वाला जो टॉपिक है, जैसे अच्छा एक चीज और देख लेते हैं। अध्यक्षीय कार्यपालिका में जैसे जहां जहां भी राष्ट्रपति प्रमुख होता है, जैसे चीन की भी बात कर लें वहां भी तो राष्ट्रपति प्रमुख होता है, रसिया की बात कर लें तो वहां भी राष्ट्रपति प्रमुख होता है। ऐसे तमाम देश इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो और कुछ तो इसमें रहा नहीं, बचा नहीं, टोटल चीजें बता दिए। ठीक है, तो कार्यपालिका वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब जो है क्या आ जाएगा? अब हम पढ़ेंगे जुडिशरी का। आराम से पढ़ना है, एकदम समझ के पढ़ना है, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से पढ़ना है। ठीक है, तो आज का टॉपिक इसको पहले हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा जुडिशरी पे।